प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में मैं राकेश कुमार हिंदी के बेसिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं वर्ण विचार वर्ण के बारे में बताएंगे, अक्षरों के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाषा, क्योंकि मुख से जो निकलती है वो भाषा होती है और इसी भाषा का एक जो मुख से ध्वनि निकल रही है उसी का जो टुकड़ा होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे विचार क्या हैं, हम कुछ किसी से कैसे कहें, इस कहने के लिए हमें जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा कई प्रकार की होती है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। लोग अपने अपने माध्यम से जिसको जो जानते हैं उसके आधार पर भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है और दूसरा व्यक्ति हिंदी जानता है। अंग्रेजी वाला नहीं हिंदी जान पाएगा, नहीं हिंदी वाला अंग्रेजी जान पाएगा। अंग्रेजी वाला कुछ बोलता रहे, हिंदी वाला समझ नहीं पाए, हिंदी वाला कुछ बोलता रहे, अंग्रेजी वाला नहीं समझ पाएगा। इसी तरह से भाषा जो होता है अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा। ये भाषा की परिभाषा है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है वह भाषा है। देखिए यहाँ भाषा लिखे हुए हैं। भाषा विचार हमारे क्या हैं, उसको जो हम किस तरह से कहें, जो कहने का माध्यम होता है वो भाषा होती है। और भाषा के विषय में हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है और सब उन्नत के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। और अपने ही का हृदय का जो सूल होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब तक नहीं मिट सकता जब तक आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। प्यारे बच्चों, भाषा 3 प्रकार की होती है। हमारे मुख से जो निकल रही है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो हमारे मुख से निकल रही है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से जो कुछ निकल रहा है यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसका लेखन कहीं नहीं होता, इसको लिखा, लेकिन एक माध्यम होता है लिखित भाषा। आप जानते हैं लिखित भाषा का मतलब क्या होता है? बहुत से विचारक हमारे, बहुत से दार्शनिक हमारे, बहुत से महात्मा हमारे जो है, बहुत संत हमारे जो है अपने विचारों को लिख गए और उन्हीं विचारों को आज लोगों तक पहुंच रहा है। जबकि वो इस पृथ्वी पे नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर भी उनके विचार हम तक पहुंच रहे हैं। और पता न कब लिख गए थे, अनाद काल से लिखी हुई चीजें आज हमारे पास तक पहुंचती हैं। एक माध्यम होता है सांकेतिक माध्यम। सांकेतिक माध्यम भी भाषा का बहुत ही अच्छा माध्यम है। हम किसी चीज को समझाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए एक प्रयास होता है संकेत। वो संकेत आपको बता दें कि हरे भवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। बिहारी की का एक दोहा है, उसमें घर में सब लोग बैठे हुए हैं और नायक नायिका नेत्रों की इशारों से बातें कर रहे हैं। ये सांकेतिक भाषा है। संकेतों के माध्यम से कहते चलो, उठो, बैठो, ये हमारा संकेत है। मैं आपको अक्षर पर आता हूँ, वर्ण पर आता हूँ। वर्ण क्या होता है, वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको भाषा मैंने बता दी है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है ध्वनि। और वह ध्वनि हमारे मुख से निकलती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर मुख से निकलने वाली ध्वनि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसका हम जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं।
उन्हें हम अलग से बोल भी नहीं सकते। ये हमारे वर्ण है। क्या है ये? वर्ण। वर्ण माने अक्षर होता है। अक्षर का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, किसी भाषा को आप पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि सही सही बोलने के लिए, सही सही लिखने के लिए, सही सही पढ़ने के लिए हमें जो है वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। जहाँ हम वर्णों का एक समूह होता है, वर्णों का एक समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाँ, वर्णमाला कहते हैं उसे। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर इन वर्णों का विभाजन किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर इन वर्णों का विभाजन हुआ है। पहले हम आपसे चर्चा करेंगे स्वर की, क्योंकि किसी भाषा को लिखने पढ़ने में स्वर का विशेष महत्व होता है। यही स्वर हमारे व्यंजनों के आगे पीछे, ऊपर नीचे लग करके उन व्यंजनों के भाव को बदलते हैं, उन व्यंजनों को अलग अलग रूप में परिणत करते हैं। यहाँ देखिए हमारे स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये है। क्या है? यहाँ लिखा गया है, आप देख लीजिए। ये हमारे स्वर लिखे गए हैं। और यहाँ आपको बता दें स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर 11। लेकिन कहीं कहीं आप भ्रमित होते हैं, कहीं कहीं आप भ्रमित होते हैं। और भ्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आगे लिखा रहता अंग अह, तो आप बोल देते हैं कितने स्वर हैं? आप बोलेंगे 13, जबकि नहीं, 13 स्वर नहीं है। अभी आपको आगे बताते हैं। ये 11 स्वर होते हैं। इसको आप पहचान लीजिए और लिख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। हमारी हिंदी में 11 स्वर। हमारी हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अब आते हैं अंग पर, जिस पे हमने अभी बातें की आपको। अंग क्या होता है? अंग, अंग माने किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे वर्ग क्या है, अभी आपको बताते चले। वर्ग क्या होता है? हमने कह दिया वर्ग। अब वर्ग आप समझे नहीं, सारी चीजें क्लियर करूंगा और हर चीज को एकदम आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, एकदम समझाने का प्रयास करूंगा। और देखिए क वर्ग को हम क को वर्ग कहते हैं। अगर हमने कह दिया क वर्ग, तो इसका मतलब क वर्ग का मतलब हो गया कि क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 अक्षर आ गए क वर्ग लिखने से। क्या लिखने से? क वर्ग। ये 5 अक्षर हो गए। समझ में आ गया? इसी तरह च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं हमारे। और पांचों में 5-5 अक्षर होते हैं। और आपको बता दें कि संस्कृत में कुचु टू तुपु कह दीजिए, कु चू टू तु पु कह दीजिए, तो क ख ग घ च छ ज ज ञ ट ट ड ढ त त द न न प फ ब म का बोध हो जाता है। आपको बता दें कि अंग क्या है। अंग देखिए यहाँ मैंने पहले से फोकस किया है कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होता है। क्या होता है? इसे हम नासिक वर्ण भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नासिक वर्ण भी कहते हैं। आपको बताते हैं ये पंचम वर्ण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा अलग से हम समझाएंगे आपको। हम लिखते हैं कंठ। क्या लिखते हैं? कंठ। किस तरह से बनाते हैं? अब कैसे आप समझेंगे कि यहाँ हमें न लिखना है, अंग लिखना है, म लिखना है, पीड़ा लिखना है कि इया लिखना है, कैसे आप समझ पाएंगे? यहाँ इसलिए देखिए, ये जो जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होगा, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होगा, उसके बाद का वर्ण जिस वर्ग का होगा, जिस वर्ग का होगा, उसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ लिखा जाएगा। आप देख लीजिए, कंठ है, ऐसे लिखते हैं ही नहीं, उसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर लिखा जाता है। इसी तरह से एक उदाहरण और दे दें आपको, जिससे स्पष्ट हो जाए। कंठ। क्या? कंठ भी लिखते हैं हम। कंठ में क्या होता है? कंठ में क्या होता है? इसमें होता क्या है कि अब यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं था, तो अनुस्वार लगा है, उसके बाद त है, त वर्ग है, त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? न होता है, इसीलिए यहाँ कंठ हो गया।
आपको बता दें, मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो एक हमारे देवनागरी लिपि में लेखन विधि है। लोग इस तरह से लिखते हैं, कहीं कहीं आप देखते हो दिनांक ऐसे लिख दिया जाता है। अब जब हम इस रूल को फॉलो करते हैं, इस नियम को, जो शुद्ध नियम है, तो इसमें हमारे द्वारा लिखा जाता है दिनांक। अब ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगता देखने में, इसे थोड़ा और अच्छा करने के लिए हमारे ही देवनागरी लिपि में इसे इस तरह से लिख दिया जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो अब आपको बता दें बच्चे क्या कहते हैं, दिनांकड़ लिखा है, जबकि अंग है दिनांक लिखा है। तो ये जानकारी आपको देना जरूरी था। और आपको बता दें कि इस तरह से हमारा अनुस्वार हो जाता है। अब थोड़ा सा आपको ले चले विसर्ग जिसे हम कहते हैं, विसर्ग भी अंग, दो बातें हमने किया था, अंग और अ क्या है, अ जो है लिखा जाता है प्रातः, अंत में क्या बोध हो रहा है प्यारे बच्चों, अंत में बोध हो रहा है कि प्रातः ह, अर्थात यह विसर्ग जो है ह का बोधक होता है, इसीलिए यह स्वर नहीं है। कंफर्म हो गया। अब मैं चलता हूं, ये दोनों चीजें आपको क्लियर कर दिए। अब मैं चलता हूं स्पर्श व्यंजन की तरफ। किधर? स्पर्श व्यंजन की तरफ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा, इस पे चर्चा करते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा? इसका नाम स्पर्श व्यंजन इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे मुख के अंदर से ही यह ध्वनियाँ निकलती हैं। अगर हमारी जिह्वा उठे न, एक्शन न ले, हमारी जिह्वा एक्शन न ले, तो क्या होता है कि आवाज, हमारी जिह्वा अगर एक्शन नहीं लेती तो आवाज नहीं निकल सकती। आप केवल आ ए कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते। जीवा हमारी मुख विवर के विभिन्न स्थानों को टच करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है। तो छूने से जहां जहां छूती है उसी स्थान के नाम पर इनका नाम पड़ गया है। जैसे इनको देखिए, संस्कृत में कहा गया है को विसर्जनीय कंठ, पिचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धाल, ऋतु रसानाम दंत, उपद्यमानी ओष्ठ, नासिक्यम नासिका। ये जो है आपको हमने बता दिया स्पर्श व्यंजन। अकुह, अकुह, अ क ख ग घ ङ और ह और विसर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ से। इनमें जीवा का कोई रोल नहीं होता, जीवा अपने स्थान पर रहती है और हम गले से आवाज निकालते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु, देखिए जीवा हमारी तालु जो है वो हमारे एक ताल भाग होता है जिसे हम तारु कहते हैं, इस भाग को, और ये जाकर के जब उसमें टच करती है तो ई च छ ज झ इया और स जिसे हम तालव्य स कहते हैं, यहाँ लिख भी दिए आपको, देखिए ये कंठ, ये तालव्य, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ये क्या होता है? तब तालु को टच करती है और जिसे हम सीटी वाला स कहते हैं व्याकरण की भाषा में। उसी स को अभी हम बताएंगे आपको आगे चल के तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। अब आप समझ गए होंगे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इन्हें। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 अक्षर आते हैं, 25 वर्ण आते हैं, जिनमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त प द ध न प प व व म, ये 25 वर्ण होते हैं। अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन में आपके 4 वर्ण आते हैं, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं, य र ल व। इनका थोड़ा सा विभाजन हुआ है, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा है कि अर्ध स्वर। अभी देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? र प म व।
इस तरह से क ऑप्शन, क ऑप्शन, ग ऑप्शन, घ ऑप्शन। अब आप जानते ही नहीं अर्धस्वर क्या होता है, तो इसीलिए जानना जरूरी है प्यारे बच्चों। ये यह और वह अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब उसी में देखिए र है और ल भी है। तो र को हम लुंठित कहते हैं और ल को पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित। ल जो है र र र जीभ बहुत तेज घर्षण करती है, लौटती है जाके मूर्धा भाग में, इसीलिए इसे लुंठित कहते हैं। पार्श्विक मतलब पास में आकर के छू के चली जाती है, इसीलिए पार्श्विक कहा जाता है। अब आपको हम बताने चलेंगे, ये देखिए आपके सामने हमने लिख दिया अर्धस्वर। ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वर किसे कहते हैं? य और व को। लुंठित किसे कहते हैं? र को। और पार्श्विक किसे कहते हैं? ल को। अब हम चर्चा करें ऊष्म वर्ण की। किसकी? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है? ऊष्म हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ध्यान दीजिएगा, 52। अभी आपको कंफर्म कर देते हैं कि 52 अक्षर कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखिए ऊष्म वर्ण। ऊष्म नाम से विदित हो रहा है। उष्मा, उष्मा माने गर्मी। जब हमें ठंडी लगती है तो हमें गर्मी की आवश्यकता होती है। गर्मी की आवश्यकता होती है तो बाथरूम में जाते हैं, बड़ी तेज से हा करते हैं तो थोड़ा गर्मी आ जाती है, फिर पानी डाल लेते हैं, आराम से नहा लेते हैं। समझ आए बात कि नहीं? और इसी तरह से जो है हमारे वर्णों में, उस वर्णों में स स और है। अब स और है, देखिए यहाँ स माने तालव्य। क्या है ये? तालव्य। इसे हम तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे तालव्य कहते हैं। ठीक, तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवा हमारी इस वर्ण को बोलते समय हमारे तालु को टच करती है, इसीलिए इसे तालव्य कहते हैं। फिर एक सा आता है, इसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा, मूर्धा। इसे हम मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या? मूर्धन्य। ठीक, ये हमारे गले के अंतिम भाग पे जीवा जाके टच होती है और उस भाग को तब तक ढके रहती है जब तक अंदर से हवा तेजी में उसको ठेलती नहीं, तब तक हटती नहीं और तब तक हम स नहीं बोल सकते। ठीक, फिर आता है सफेरा वाला स। और सफेरा वाला स को व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में से हम दंत कहते हैं। समझ आई बात? नहीं, आप ये कहना छोड़िए, आप लोग अब बड़े हो गए हैं। स स स स का मतलब तालव्य, मूर्धा, मूर्धा और मूर्धन्य भी इसी कहते हैं। और दंत। इसके बाद आता है हर। हर कंठ वर्ण है, इसीलिए अपू विसर्जनीय कंठ है, इसे कंठ से बोला जाता है। इससे इसको कोई ये अकेला है, इसीलिए ह कहा जाता है। ये सब जो है स 3 है, इसे विभाजित कर दिया गया है। तो ये चीजें आप जान लीजिए। स इनको उच्चारण करने से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। ये हमारे ऊष्म वर्ण है। ठीक, अब आता है संयुक्त वर्ण। थोड़ा सा यहाँ से इसको हटाएं, तभी जगह बन पाएगी जिससे कि हम स्पष्ट कर सकें आपको कि जो है संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत पहला वर्ण आता है आपका छ। नाम से विदित हुआ, संयुक्त, जुड़ा हुआ है किसी न किसी से। और देखिए ये क और स से जुड़ा है, मूर्धन्य स से। ठीक, अब आता है त्र। ना देखिए त्र, त और र, स्पष्ट बोलेंगे तो समझ में आ जाता है। अब ज्ञ आता है। ज्ञ आप देखते हैं ज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञ। ज्ञ माने जय और इया। अब जय और इया, अगर हलंत नहीं लगेगा तो गलत है, समझ लीजिए। और इसी तरह से स्र होता है। क्या होता है? स्र। स्र किससे बनता है? स और तालव्य स और र से। स्र, स और र। प्यारे बच्चों, ये चीजें जो आपको अभी हमने बताया बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या होता है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये पूछा जाता है और हम जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम बड़े हो गए, हम ये कर लिए, मैं कर लिए और छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं।
आपको बताएं, रहीमदास जी ने इस पे एक दोहा लिखा है, रहीमन देख बड़े को लग न दीजिए डार, और जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे व्याकरण की, हमारे शुरुआती किसी चीज़ को सीखने की। जब हम पढ़ना लिखना सीख रहे थे तो माँ बाप हमें बताते थे, ये खड़ी पाई खींचो बेटा, खड़ी पाई खींचने में अच्छे बेटा ये छटक मंगाता था, लेकिन धीरे धीरे सीधी किया और गोल बनाया, फिर इधर का बना दिया, धीरे धीरे सीख लिया। और जब ये सीख लिया, जब बड़ी कक्षाओं में पहुंच गया तो इसको भूल गया, और भूल गया तो प्रतियोगी परीक्षा में आ गया। 6 किससे मिलकर बना है? ये क नंबर का ऑप्शन, ख नंबर का ऑप्शन है क दान स, ग नंबर का ऑप्शन है स धन क, और घ नंबर का ऑप्शन है स धन क। तो अब क्या हुआ आपका? अब क्या हुआ कि अब आपको जब कह दिया गया कि इसमें सही कौन सा है तो आप भ्रमित हो गए। तब देखिए कौन सा होगा, घबराने लगे। देखिए तब क्या होगा, आपका ऑप्शन ये सही होगा जब आपको जानकारी होगी। इसीलिए कहा गया है कि रहीमन देख बड़े को लग न दीजिए डार, और जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तलवार का काम जहाँ है वहाँ तलवार काम करती है, और जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई काम करती है। आप सिलाई का काम सुई से कर सकते हैं, लेकिन तलवार से नहीं करेंगे। अगर तलवार से करने लगेंगे तो हंसी का पात्र बन जाएंगे, और हंसी का पात्र बनने के बाद पूरा कपड़ा भी खराब हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, छोटी चीज़ों को अपने माइंड में जरूर मेकअप किए रहिए, बार बार उसको रिविजन करते रहिए, भूलने न पाए। इसी से हमने पढ़ना सीखा। जो हमारी शिक्षा की जननी है उसे हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क ख पढ़ने में जब हम बड़े हो जाते हैं तो शर्म करते हैं, लेकिन हम लोगों को शर्म नहीं लगती। क ख गंगा चले पहले हम लोग अभ्यास करते हैं, एक सांस में कितने वर्ण हम बोल सकते हैं, तो आज भी बोल लेते हैं। आपको बताएं कि अब बचा आपका उच्छिप्त वर्ण। क्या हुआ? उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण। अब उच्छिप्त वर्ण में ड होता है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं क्रीडा, अगर ऐसे लिख दिए तो गलत है, इसके नीचे ऐसे लगाना होता है। तो अब क्रीडा जब ऐसे लग जाता है, ये हमारे भाषा में उच्छिप्त हैं, उठ के आए हुए हैं। और एक तरह से आप देख लीजिए, यहाँ भी ड लिखा है और ढ भी लिखा है। तो इस तरह से यहाँ ड और ढ है, ड और ढ दो हैं, उच्छिप्त वर्ण है। इन्हें भी हम प्रयोग करते हैं, इनका भी हमारी भाषा में प्रयोग होता है। इस तरह से आपको बताते चले कि हमने चर्चा की थी कि 52 अक्षर हैं। आपको क्लियर करेंगे 52 अक्षर कौन कौन से हैं। 11 इधर स्वर हो गए, और एक अनुस्वार हो गया आपका, एक विसर्ग हो गया, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, और 2 उच्छिप्त वर्ण हो गए, ड और ढ। इस तरह से आपको बता दें कि बताते चलें कि ये 2 और 14, 14 और 2 16, 16 5 21, 21 और 20 41, 41 और 11 52। कुल कितने अक्षर हो गए? 52। इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं भी कठिनाई हो, न समझ में आया हो, तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। हमारे द्वारा बताया गया यह वर्ण विचार, हमारे द्वारा पढ़ाया गया यह वर्ण विचार कैसा है, आप जरूर इसको करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आगे मैं इस तरह की चीज़ें और डालता रहूँगा, आप तक पहुँचती रहे, आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपका ज्ञानवर्धन हो। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो भी आपको नहीं समझ में आया हो उसको ज़रूर आप कमेंट में डालेंगे, उसका हम निदान आपको देंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी आज की कक्षा समाप्त कर रहा हूँ। आप खुश रहें, आप मस्त रहें, मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने परिवार, अपने समाज और अपना विकास कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद।
होगा